आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश भर में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध चल रहा है और ये दौर जुम्मे की नमाज के बाद भी काफी शहरों में देखा गया कि विरोध प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर मस्जिद के बाहर नमाज के बाद नमाजी इकट्ठा हो गए। कुछ जगहों पर पथराव की नौबत आ गई, कहीं लाठीचार्ज की नौबत आ गई। आखिर ऐसा देश में क्यों हो रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। हालांकि कई मुद्दे इससे पहले भी रहे हैं जिसको लेकर मुसलमानों की नाराजगी देश में देखी गई है, लेकिन नुपुर शर्मा के विवाद से बवाल और भी बढ़ गया है। इन्हीं मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा और ये सवाल भी पूछेंगे कि आखिर कौन से है वो नेता जो देश में मुसलमानों को उकसा रहे हैं। क्या वाकई भड़काऊ बयानबाजी इसके पीछे है? नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये क्यों मुसलमानों को लगता है कि ये नाकाफी है? पहले आपको सुना देते हैं कुछ ऐसे नेताओं के बयान जिससे आप भी समझ जाएंगे कि उकसा रहे हैं या नहीं। आप खुद तय कीजिए, सुनिए। जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। मुठियां तनी हुई हैं, लबों पर उग्र नारे हैं, हाथों में गाहे बगाहे पत्थर आ जाते हैं, रह रहकर गुस्सा फूट पड़ता है। हाल के कुछ हफ्ते सांप्रदायिक माहौल को लेकर जितने उथल पुथल भरे रहे हैं उतने कभी नहीं रहे। कभी हिजाब का मामला जोर पकड़ता है तो ये विरोध की आग से दूसरे राज्य में फैलती चली जाती है। कभी हालात विवाद आंच पकड़ता है, इसके बाद ज्ञानवापी से होती हुई ये बेचैनी एक बयान को लेकर देशव्यापी विरोधों तक आती है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के मन में क्या चल रहा है, क्या है जो उनको डरा रहा है, कौन है जो उनको भड़का रहा है। बूंदी के इस मौलाना को सुनिए, ऐसी जहरीली जुबान पर कोई भला क्या कहे। तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जिनकी जिम्मेदारी थी अमन चैन लाने की, जिनको तरक्की की बात करनी थी, वो तो ऐसी जबान बोल रहे हैं मानो दोनों समुदायों में टकराव ही उनका एजेंडा हो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले जात रात रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। आखिर क्यों मुसलमानों को लग रहा है कि उनके सब्र की इंतहा हो रही है? जवाब ये है कि जनता इस तरह की बातें तब करती हैं जब उनके अपने धर्मगुरु सिर पर कफन बांधकर बाहर आने की बात करने लगते हो। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। कहीं तो चूक रहे हैं मुस्लिम नेता और धर्मगुरु। आक्रामकता की नई बयान जनता में आई है वो धर्मगुरुओं और नुमाइंदों के जरिए ही आई है। बात यहाँ तक आ गई है कि कहा जाने लगा है कि जिनको हमारे तौर तरीके पसंद नहीं हो वो मुल्क छोड़ दें। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। समझना जनता को होगा कि उनकी भलाई आखिर किसमें है, बहकावे में आकर पत्थर उठाने में या ठंडे दिमाग से अपना और देश का हित सोचने में। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
कि आखिर कौन उकसा रहा है मुसलमानों को, ऐसी नौबत क्यों आ रही है, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन, पथराव, और ये सब आखिर कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, इतनी तादाद में लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब, जो कि कन्वीनर है MRM और कैंसर सर्जन भी हैं। हमने यही कोशिश की है कि मुस्लिम समुदाय के अलग अलग श्रेणियों से लोगों को इकट्ठा करें ताकि उनकी बात सामने आए और यह तय किया जा सके कि क्या वाकई मुसलमानों को उकसाया जा रहा है या मौजूदा शासन में मुसलमान अपने आप को सही असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे साथ उसके बाद सुहैब काज़मी साहब है, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है जमाते उलमाए हिंद के। फिरोज बख्त अहमद साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे साथ हाजिर खान साहब जो हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। हाफिज गुलाम सरवर साहब, स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। और मौलाना साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ रशीदी साहब शुरुआत करना चाहती हूँ। मुसलमानों को कौन उकसा रहा है देश में? क्या ये उकसाना नहीं है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है जब कोई कहता है कि उनके हाथ काट देंगे, उनकी आंखें नोच लेंगे, फांसी दो नुपुर शर्मा को? अरे कानून से ही तो, कानूनी प्रक्रिया से ही तो तय होगा कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। FIR दर्ज हो गई है, फिर ये उकसा कौन रहा है और क्यों इकट्ठा इस तरह से हुआ जा रहा है, क्यों पथराव की नौबत आ रही है? देखिए, जब भी कोई हादसा देश में होता है तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो उस हादसे की जड़ में जाती हैं। हाँ, वो ये जानने की कोशिश करती हैं आखिर ये हादसा हुआ क्यों है। हाँ, और जहाँ से हादसा शुरू हुआ है या जो उसके सूत्रधार हैं, हाँ, उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? जो सूत्रधार हैं इन तमाम चीज़ों के, उनको छेड़ा नहीं जा रहा है और जो हादसे हो रहे हैं उन पर बात की जा रही है। किसको नहीं छेड़ा जा रहा है? नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, हाँ, क्या इसमें नहीं तो हो रहा है? कहने की FIR बात दर्ज नहीं हुई है क्या? सुन लीजिए, जाके कोई उन्हें घर से पकड़ के फांसी दे दे, क्या करें? यही काम अगर 10 दिन पहले कर लिया जाता, जब उसने इस तरह के बयानबाजी की थी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। ये जो आज जो देख रहे हैं आप जुमा की नमाज के बाद में प्रदर्शन, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा जमहूरी हक है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने उकसाया है। मस्जिदों के बाहर पथराव भी जमहूरियत है। आप पिछले सोच समझ के बोलिएगा, आप क्या कह रहे हैं? पिछले 75-80 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लिए। आज़ादी के बाद से हम हर मामले में इस तरह के प्रदर्शन करते आए हैं। अगर सरकार ने पत्थरबाजी वाले, पत्थरबाजी कहाँ हो रही है मैडम? अरे सर, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब इससे कहाँ ज्यादा है आपको क्या पत्थरबाजी? चाहिए? हमने तो कहीं आज के दिन मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें, मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। इक्का कैसे दुक्का बात कोई कर वाकया हो सकता है, जहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ कुछ बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसको पत्थरबाजी से जोड़ दें, वो भी तर्क संगत नहीं है। सुन लीजिए, हेट स्पीच क्या होती है आप सुन लीजिए, भड़काने वाली बातें। आप देखिए, कुछ नारे बड़े मशहूर हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दो स्थान कब्रस्तान या पाकिस्तान, जय श्री राम कहकर मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है, गाय के नाम पर मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है। ये सारी चीजें भड़काने वाली हैं। और ये आप देखिए 2014 से लेकर अब तक भड़कना हो तो कोई किसी के भी बयान पर भड़क सकता है। आज जो मोहम्मद नदीम कह रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि कहाँ पथराव हो रहा है, प्रयागराज की मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूं। नहीं, मैंने बोला प्रयागराज में पथराव हुआ है। एक सेकंड सर, उसको बातें हो जाती है मत कहिए। ये सोचिए कि जिन बच्चों के हाथ में शिक्षा होनी चाहिए, अगर वो पत्थर उठाते हैं तो इससे किसका नुकसान होगा? पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद नदीम ने जो कहा है वो भड़काऊ नहीं है क्या? फिर निकल जाए दूसरी तरफ से भी लोग, इसका तो कोई अंत नहीं है ना। मैं जवाब दे देता हूं। इसका तो कोई कानूनी प्रक्रिया FIR से होगा। रामनवमी के वक्त में आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में जो तशद्दुद हुआ, 16 साल के बच्चों के हाथ में तलवारें थी। जब एक रिपोर्टर सुन, एक मिनट किस मुसलमान पर कभी हनुमान जयंती पर किसी हिंदू ने कोई भी पत्थरबाजी या गोली चला दी? आप क्यों इसको इतना गाढ़ा कट्टरवाद का रंग मत दीजिए सर। बच्चे भी सुन रहे हैं आप जो कह रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ। थोड़ी हम लोग जिम्मेदारी से बात करें। उस 16 साल के बच्चे से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि तलवार किसने दी आपके हाथ में, तो उसने अपने बाप का नाम लिया कि मेरे बाप ने मेरे हाथ में तलवार दी है कि तलवार लेकर जाओ। ये चीजें होती हैं भड़काने वाली। मैं ये कहता हूं कि देखिए, जमहूरी तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा जमहूरी हक है। लेकिन अगर कहीं इस तरह की कोई भड़काऊ बातें होती हैं तो वो गलत है। हम भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब जो वो कह रहे हैं, ये अपमान हो रहा है, जानबूझ के साजिश के तहत लोगों को उकसाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कट्टरवाद दोनों तरफ हो रहा है, ये उनका इंटेंशन था। आपको लगता है ऐसा है?
जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो भाई ने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कोट की हाँ। कि मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें इनको कोट की गई हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान जाओ, आपके दोस्तन हैं, जगह हैं, खबरस्तान जाओ, या किसी ने अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि भाई आप अपने हाथ में तलवार लो, कोई हिंदू आएगा तो उसके साथ उठाओ। मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजें, हम में से यहाँ पे 8 लोग हैं हम लोग, आई डोंट बिलीव कि किसी ने भी आके हमसे ये कहा हो कि आप इस तरह से जाओ। किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, कहीं पे टीवी किस पे मकसद सुना, में कहा, व्हाट्सएप कभी यूनिवर्सिटी कहा। से मैसेज सवाल आया, इनको समझा दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी ने सवाल सोशल नहीं मीडिया समझ पे पाए फेक आप अकाउंट पे ठीक है, डाला, आप समझा यही दीजिए सब फैलाते हैं। तो मेरा सवाल बस उनको यही था समझा दीजिए। कि इनकी बातों में मैं थोड़ी सी एक बात डालूंगा, जो हुआ है उस चीज को आप क्यों खबर से गुगाड़ के जख्म को क्यों आप ये कर इससे रहे हो? पहले कि आगे बढ़ूं, मुझे लगता है इस पर एक रिबटल होना चाहिए रशीदी साहब आपसे। मुझे लग रहा है कि आपने दोनों बातें जो यहां पर करी है ये फेक न्यूज के आधार पर है और आप लोगों को उकसा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों बातें, अगर आपके पास कंटेंट है तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 1 घंटा टाइम है, किस चीज मुझे का? सामने दिखाइए। किस चीज का? ये जो आपने दोनों इंस्टेंसेस अभी बताई, आपने जिक्र किया कि एक बच्चे ने ऐसा बोला कि हिंदुओं को मारने के लिए मुझे बंदूक दी है, मुसलमानों को मारने के लिए बंदूक दी है। इसका भी आप मुझे अभी वीडियो कंटेंट दिखाइए, वरना आप माफी मांगिए। आप जैसे लोग जो जहर फैलाते हैं, ये फेक न्यूज है। आप Just to मुझे- continue with ये the फेक discussion. न्यूज है। आप मुझे ये फेक न्यूज है आप सर। मुझे नहीं, उकसाने अच्छा, मैं की ये कोशिश चाह मत रहा हूं। आप कीजिए। फेक न्यूज आप दिखाइए आप ना। मुझे उकसाने की कोशिश उकसा मत कर रहे हैं, हम तो कीजिए। कह रहे हैं सर हम बस शो रोक सुनिए, देते हैं, शो रुक जाएगा। आप हमें मुझे- दिखाइए ये आप कंटेंट मुझे कहां पर उकसाने है। की मेरा कोशिश मत बोलने का कीजिए। मकसद आप ये नहीं था। कंटेंट दिखाइए, एक मैं सेकंड, दिखा दूंगा, सुनिए, एक मैं सेकंड निकाल के रुकिए। दिखा दूंगा। आप कंटेंट दिखाइए, मैं दिखा दूंगा, आप शो जारी रखिए, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हाँ, हूँ। ठीक है, ये मैं दोनों दिखा देता कंटेंट, ये दोनों लाइनें कि मुसलमानों को तो मारने हालिया के लिए ताजा है, बंदूक दिया, आप जहांगीरपुरी का दिखाइए। ताजा है, ठीक, सारे चैनलों ने दिखाया। ठीक, नहीं नहीं, जहांगीरपुरी का सारे फेक चैनलों ने न्यूज दिखाया। फेक न्यूज, सारे और यही फेक न्यूज आज जड़ एक है फेक न्यूज जो सोशल मीडिया पर आप लोग फैलाते हैं। आज एक फेक न्यूज एक टीवी ने चलाई। आप कि छोड़िए उसको, सहारनपुर में आपने देवबंद जो में बलवा दावा हो किया गया। है दूसरे चैनल का यहाँ पर सहारनपुर के नाम मत ACP ने लीजिए, उसको condemn आपने जो किया। दावा किया वो दिखाइए, आप अपनी फेक न्यूज वरना आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप अपने फेक न्यूज को फेक न्यूज नहीं बोलिए कहते। सर। अच्छा, मैं इस बात से जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वॉट एवर द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय मिसेस नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, मी एज अ मुस्लिम, हिंदी में बोलिए सर। मैं एक मुसलमान की तरह, एक हिंदुस्तानी की तरह, संगठन से जुड़ा हुआ एक सदस्य की तरह, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी ऑल, हम जो सब हैं इस बात पे मानते हैं कि एज अ मुस्लिम हमारा मानना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, whenever we take the name of the सर prophet। आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा, मैं दूसरे मेहमान के पास जाती हूँ, आप एक बार हिंदी में सोच ले, फिर हिंदी में बोलिएगा। अमर फिरोज बख्श साहब, जल्दी से एक जवाब। जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले शिकंजा ऐसे लोगों पर कसना चाहिए। कौन सा वीडियो, कौन सा बच्चा कह रहा है कि मुझे मुस्लिमों को मारने के लिए बंदूक दी गई है? फेक न्यूज है ये। देखिए अंजना साहिबा, जहां हमारे मोहतरम वजीर आजम मोदी साहब कहते हैं लेट अस मेक इंडिया नॉट ब्रेक इंडिया, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत को $5 मिलियन जो इकोनॉमी बनाने की, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो मैं अपने मोहतरम भाई, मेरे छोटे भाई हैं रशीदी साहब, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, सभी भाइयों से अपने जो यहाँ हैं, कोई पॉजिटिव जोड़ने वाली बात करिए, नेगेटिव बात मत करिए। हाँ, आपने इशारा किया है, बड़ी संगीन बात आपने कही, कुछ नारे दोनों तरफ से आए, इन चीजों से जो भी कम्युनिटी हो, चाहे वो बिरादरान वतन हमारे गैर मुस्लिम हो या हम हो, इनसे बचना चाहिए। हिंदुस्तान आज बहुत तेज गाम रास्ते पे चल रहा है। बाइडेन हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, ज़ेलेंस्की हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, रूस हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, हमारा जो वजीर आजम है, नाउ ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे में माहौल को हमें खराब नहीं करना चाहिए। और आखिर में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, फिर मैं कहूंगा, रिटेरेट करूंगा, 325 करोड़ सिर्फ एक दिन, ये जो जुमे की नमाज का जो पहरा लगाया था, इससे बदनाम होता है मुसलमान। लोग सोचते हैं अरे पहरा लगा रहे हैं, ये जुम्मा पढ़ने जाते हैं, क्या जुमे में कुछ नहीं। इमाम साहब ये बताते हैं हमें कि जो अल्लाह है वो रहमतुल्लिल आलमीन है, ठीक है, रब्बुल आलमीन है, प्रॉफिट मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं कर। अल्लाह का शुक्र है हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं,
हैं। हम अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा नहीं हुआ। हम बड़े आराम से हैं। जो कहता है मुसलमान डरा हुआ है, एब्सोल्युटली फेक एंड फार्सिकल, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे हम बहुत आराम से जमई जी हमें बताएंगे कि जो मदनी साहब कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है? क्या आपको अपनी ही गली में निकलने में डर लगता है? देखिए, अभी फिरोज बख्श साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया नहीं है। बेशक नहीं है, और नौज़बिल्ला होगा भी नहीं कभी। इसलिए यहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। जो लोग सिस्टम से नाराज हैं कि ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया कि एक जब शिवलिंग पे यहां से कोई आपत्तिजनक कमेंट करता है तो आप फौरन गिरफ्तारी करते हैं, प्रोफेसर की भी, उसकी भी। और दूसरा, उससे भी ज्यादा खतरनाक जो यहां से बयान, एक पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मचा, उसके बाद आप उसकी गिरफ्तारी नहीं होती अब तक। और आज जो कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी ने की, इसको मैं खाना पूर्ति इसलिए कहता हूं कि यह कार्रवाई तब हुई है जब 27 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने हमारे भारतीय राजदूतों को अपना यहां से एक रोष प्रकट किया, और भारत की सरकार को जब चिताया, और जब वहां पे जब बॉयकॉट शुरू होने लगा यहां से भारतीय प्रोडक्ट्स का, तब आपको चिंता हुई कि अब चूंकि आर्थिक चोट पहुंच रही है और रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारे कूटनीतिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपको तो वर्ल्ड डेमोग्राफी, वर्ल्ड वजीर आजम मोदी को बेस्ट अवार्ड मिले इन 7 मुस्लिम कंट्रीज से, तो आपको एक सेकंड बोल लेने दीजिए, पूरा कर लेने दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने इतनी मेहनत करी है इन मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, बख्श साहब उनको पूरी करने दीजिए। लेकिन इस सब ने लेकिन जमई साहब जो कुछ मुल्कों ने विरोध किया उसको हथियार भी तो मत बनाइए ना। ये ऐसे मुल्क है, पाकिस्तान जैसे मुल्क है जहां मंदिरों को रोज तोड़ा जाता है, वहां पर तब तो उनकी जुबान खुलती नहीं है। कई मुल्क ऐसे हैं। शर्मिंदगी है इस बुनियाद पर कि आज ऐसी हालत बनी कि दूसरे छोटे छोटे मुल्क जो हमसे कम है इकोनॉमिकली, वो आज हमको आंखें दिखा रही है। नौबत क्यों बनी और ये क्यों आया? उनके ड्रामे पर, उनके ड्रामे की पोल खोलिए ना। मैं इसमें प्रधानमंत्री के ड्रामे की पोल खोलिए। $82 बिलियन। तो एक सेकंड साहब, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बख्श साहब, प्लीज साहब। हाँ, जमई साहब इधर देखिए, जब मुझे अच्छा ठीक है, हो गया, इधर गुस्सा नहीं, इधर देखिए, लगा अब आपको जमई साहब, जमई आई हैव गिवन यू अ टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन। ठीक है बख्श साहब प्लीज, जमई साहब, तो आपको उनकी पोल खोलनी चाहिए ना। चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे मुल्क को नहीं, इधर देखिए, आप लोग मुझे एड्रेस कीजिए, आपस में बात कीजिए। ये ऐसे मुल्क है, उनकी पोल खोलिए ना कि खुद मंदिर को तोड़ते हैं और दूसरे देश को सिखा रहे हैं कि तुम्हें कैसे रिलीजियस टॉलरेंस सिखाना चाहिए। हर वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करने की जरूरत नहीं है। ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, जिनके साथ हमारा $43 बिलियन का जो ट्रेड है, रिमिटेंस जो हमारा होता है, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय इन देशों में काम करते हैं। आज उन्हीं के दबाव के बुनियाद पर यह कार्रवाई हुई है ना, उससे पहले तो नहीं। मैं कहता हूं इस देश में इतने हेट स्पीच हुए, चाहे हिजाब के नाम पर, बीफ के नाम पर, कभी आज तक कोई यहां से बात बनी? आज जब वो मुल्क यहां से जाग गए और आज जब वो रोष जता रहे हैं तो आपने कार्रवाई। सवाल ये उठता है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारा क्यों नहीं है? बड़े चैनल पे बड़ी अच्छी बात की थी अंजना, क्या बड़ी अच्छी बात की। प्रधानमंत्री पूरा कर लेने दीजिए। देखिए, आपने एक बात वो बात पूरी कर रहे हैं, बख्श साहब प्लीज, वो बात पूरी कर रहे हैं, हमारे एक एक करके प्लीज। सबसे अच्छा मुल्क हमारे लिए हिंदुस्तान है, सबसे अच्छा दोस्त हमारे लिए हिंदू है। ये एक बड़े चैनल पे बात कही थी हमारे चांद शहजादे ने। अरे भाई, उसी लाइन पे बात आज भी कहता हूं, चांद शहजादे की बात तो पूरी होने दीजिए भाई। मैं आज भी कहता हूं कि हमारे लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। और भारत की देशभक्ति सीखने के लिए किसी आरएसएस के लॉबी से आए हुए मुसलमान संगठनों की जरूरत नहीं है। शुरू हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई शुरू हो गया, भाई मुझे जरूरत नहीं है। वही शुरू हो गया। सवाल ये है, जो आपके हाथ में हाना मिला है वो हो गया आरएसएस का। प्रधानमंत्री क्या मुसलमानों के नहीं है? ये प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमानों के भी है, सबके हैं। मैं कह रहा हूं जितने दिनों से जो हेट स्पीच चल रही थी, कौन सी कड़ी कार्रवाई आपने की? इतने दिनों से बीजेपी के प्रवक्ता रोज आके मुस्लिम पैनलिस्ट को गालियां देते, उल्टी पुल्टी बातें करते, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हमारे धर्म के खिलाफ होते। कभी कार्रवाई हुई? आज तब हुई जब यहाँ से पूरे अरब मुल्क इसमें यहाँ से उन्होंने। ठीक है, अंबर जैदी इसका जवाब देंगे। अंबर जैदी, इसलिए मैं इस बात अंबर जैदी जी रुक जाइए, हमारे साथ ये रोष पैदा कर रहा है। एक सेकंड, बहुत तालियां, आपने बहुत वो कह रहे हैं कि दबाव में आकर सरकार ने काम किया। देखिए अब अंजना जी, अभी यहाँ पे जमाई साहब ने एक बहुत अहम बात कही कि जो OIC कंट्रीज हैं वो भारत उन पर निर्भर है, जबकि इनको ये पता होना चाहिए कि जो जितनी भी UAE की हम बात कर रहे हैं, जो मुल्क हैं
वो भारत उनको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भारत की वहां पे चल रही है, आईटी है। आप उल्टा सुनती है, आप बोलता है पूरा आपने बोला, आपने ऐसे ही बोला कि अभी वो छोड़ दें तो भारत पे असर पड़ जाएगा। आप उल्टा कह रहे थे कि वो बिजनेस कोट कर रहे थे कि इतना बिजनेस चलता है। ठीक है, मैंने क्लैरिफाई किया। रिमिटेंस, हाँ बोल दी। रिमिटेंस का हिंदी समझती हैं आप ना तब थोड़ा आराम से बात कीजिए। आपने सिर्फ एक तरफा बात की। मिस्टर जमाई, अब आप बोल रहे रेमिटेंस के बारे में, आपने बोला है, अभी आपने बोला है, अरे ऐसे मत आपने अभी कहिए। रेमिटेंस बोला है, पहले आपने बोला था, आपको अंग्रेजी पता आपने है, ये बोला अमेरिकी था, मतलब पता है। आपने यही बोला था कि भारत उन पर निर्भर है। आपने ये पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, विरोधी साबित करना चाहते हैं और आप उनको संघी साबित करना चाहते हैं। यही तो लड़ाई हो गई है। जो आपके हाँ में हाँ ना करे, आप उनको संघी, दोनों तरफ से। ये गलत है। साफ तौर पर कह रहा हूँ, बोलने तो दीजिए सर, सर बोलने तो दीजिए। कैसे हाथ जोड़ूं? बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए मोहतरमा को। जब रिकॉर्डिंग से पहले ही वो इनसिक्योर होके आए हैं, उनको पता है कि बोलने नहीं देना है। तो जो इस तरह की मानसिकता से आता है तो उसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पे बहुत बड़े हिंदुस्तानी बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े पक्के मुसलमान बने हुए हैं। आप ये बता दीजिए, इतने वर्षों से आप यहाँ पे बात करते हैं। मैं कोई बीजेपी या आरएसएस की वर्कर नहीं हूं। मैं एक हिंदुस्तानी के नाते आपसे एक सवाल पूछती हूं। आपने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बुरा बोलते हैं। आप कौन सा मीठा बोल के आते हैं? आपने तो मेरे ही साथ कितनी बार बदतमीजी की है, अंजना जी के शो में भी की, अंजना जी से की है, कितने लोगों से की है। आप इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप इतने खरे मत बनिए। और दूसरी बात, हम जिस मुद्दे पे बात करें, खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए। मैं आपके ऊपर नहीं बोल रही हूँ। आप अपने से दूसरे से उम्मीद करते हैं ना, तो वो आप खुद भी अप्लाई कीजिए। जो प्रैक्टिस आप करना चाहते हो दूसरे पे, तभी कीजिएगा। दूसरों को प्लीज आराम से। मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ। आपका काम है कि आप जैशे मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे नुपुर शर्मा के खिलाफ। हिम्मत है तो जैशे मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन करके दिखाइए। मैं नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी ना करूंगी। मैं कोर्ट या पुलिस थोड़ी ना हूँ। आप जज है तो फांसी दे दीजिए। आप लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहकर आप दोगले लोग हैं। मोहम्मद इस्लाम के नाम पर आप अपनी राजनीतिक चाहते हैं। आप बड़े मुसलमान बन के बैठे हैं। मुसलमानों को सही दिशा दिखाइए। आप मुसलमानों को पत्थर और आतंकवादी बनाना चाहते हैं। खुद टीवी पे खड़े होकर भाषण देंगे। आप मुसलमानों को चाहते हैं कि इनके पीछे पत्थरबाजी करें और ये नेता बड़े बड़े भाषण दें और लोग ताली बजाएं। ये आपके ख्वाब पूरे नहीं होने वाले। इस देश की जनता, इस देश का मुसलमान आप जैसे दोगले मुसलमान नेताओं को समझ चुका है और उनको समझना होगा। अरे आप नामूसे मुसलमान की बात मुझसे मत कीजिए। मैं सैयद हूं तो मेरे सामने नहीं लेक्चर मत दीजिएगा। आप मुझे इस्लाम, मैं बताऊंगी कि इस्लाम क्या होता है। आप कौन होते हैं मुझे इस्लाम का लेक्चर देने वाले? मैं सैयद हूं, ठीक है? तो ये आप भाषा कहीं और इस्तेमाल कीजिएगा। इस्लाम का सर्टिफिकेट देने का राइट मेरे पास है, आपके पास नहीं है। दोनों मैं एक बात बता दूं। हाजिर खान साहब, हाजिर खान कभी मुद्दे पे बात पूरी कीजिए। आप बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। चुप हो जाइए। एक सेकंड पूरी कर रही है वो। 2 लाइन पूरी कर रहे हैं। 2 लाइन। देखिए अंजना जी, जो मुद्दा है, मुद्दे हम सब परेशानी की बात कर रहे हैं। परेशानी की जड़ की बात की जाए ना। आपके पास किस तरह से एक अलग पैटर्न के साथ जो हमारे देश में आतंकवाद को की तरफ, युवाओं को लेके जाया जा रहा है, पत्थरबाजी की तरफ, उसको हमें समझना होगा। हमें फॉरेन फंडिंग को रोकना होगा जो हमारे देश के नौजवानों को वर्गलाती है और उन्हें उल्टी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऊपर से आप फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है। आप ह्यूमन एड के नाम पे, सुहेब काज़मी जी, अब इस चर्चा को मैं बहुत गंभीर दिशा में ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, मुसलमान देश में डरे हुए हैं, अपनी गली में नहीं निकल सकते। मदनी साहब इतनी बड़े भारी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके ये तमाम बातें कह रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो गंभीरता की तरफ बढ़ रही है। मतलब आप अगर इतना बिठा देंगे लोगों के मन में कि वो उनके लिए इंडिया सुरक्षित नहीं है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं आप एज ए मुस्लिम इंडियन, क्या सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो इंतहाई हसास हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ देना चाहती हैं, एक तरफ वो लोग हैं देश को बनाना चाहते हैं, देश के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूँ कि रोज़ाना ये जो बहस होती है उसमें इस अंदाज की बातें होती हैं जो देश को जोड़ने वाली नहीं है। कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा
कि हम 135 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करें। और रहा मसला नुपुर शर्मा के बयान का, उन्होंने जब बयान दिया उसको आज 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। हमारा सबका ईमान यह है, अपनी जान माल इज्जत आबरू से ज्यादा नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं हम। नुपुर शर्मा के बयान के बाद 2 जुमे आए, अगर ये इतने ही हसास थे, इनको नबी से मोहब्बत थी, तो ये 15 दिन क्यों खामोश थे? 15 दिन क्या तैयारी चल रही थी? और जिन अरबों के बारे में कह रहे हैं कि जिन्होंने दबाव बना लिया, भारत को दबा लिया और मोदी को डरा दिया, उन मुल्कों को ये 2 महीने पहले यहूदियों के एजेंट, अमेरिका का गुलाम और मोदी का पिट्ठू कह रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनका स्टैंड क्या है? हमारे चारों भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले, चारों भाई तशरीफ फरमा है। कभी तो ये एजेंट बन जाते हैं अयोध्या कमेटी के, अगले दिन बन जाते हैं ये सीए आंदोलन के, उसके बाद 370 के डिफेंस में आ जाते हैं, और कभी आ जाते हैं ये किसी ज्ञान वापी के डिफेंस में। ट्रिपल तलाक उसको हराम भी कहते हैं, नाजायज भी कहते हैं, उसको बचाने के लिए भी आ जाते हैं। तो और मुसलमान जिनके नुमाइंदे बन के आते हैं, वो इनको 5,000 रुपए का बिकाऊ कहता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश को जोड़ना चाहते हैं या देश को तोड़ना चाहते हैं? सरवर साहब, मेरा सवाल, पहले सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। पता नहीं क्या हो गया, क्या मौजूदा सरकार का विरोध करते करते, मैं जो बात कह रही हूँ वो बहुत, मौजूदा सरकार का विरोध करते करते आप इस हद तक जा रहे हैं कि आप 2 मजहबों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये हो रहा है। मैं किसी एक हिस्से को नहीं बदनाम कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड होता चला जाएगा। अगर मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये संयोग नहीं है, और अगर ऐसा धार्मिक प्रयोग हो रहा है तो ये खतरनाक सबके लिए होगा। देखिए, मैं शुरू से एक अलग ढंग से अपनी बात रखने का आदी हूं, और सच्चाई को तस्लीम शायद इन लोग भी आज करेंगे कि नहीं करेंगे। मौलाना साहब से मैं स्पेशली कहूंगा, कई बातें इन्होंने रखी हैं, हमसे क्यों तो नहीं, आप तस्लीम करेंगे तो मुझे लगेगा कि बात जहां पहुंचनी थी पहुंच गई, ये मजा आ जाएगा। एक ऑडियो और वीडियो पिछले 8 से 7 सालों से इस मुल्क में चल रहा, बोलिए तो उसके पहले शब्द पढ़कर मैं सुना दूं। पर कुछ भी उसमें भड़काऊ ना हो। हाँ, भड़काऊ है, और मुसलमान चुप से सुन रहा है। जाग जाएगा ये हिंदू। नहीं सर देखिए, अब ये किसने बोला है? नहीं, आप ऐसे शब्द मत बोलिए, ये गलत है। और मैं कह रहा हूँ 28 कंपनियों ने, मैं आपको 100 ऐसे दिखा दूंगी जो दूसरे धर्म के लिए बोले जा रहे हैं। तो यही काम बचा है क्या हमारा? हमारा यही काम बचा है, सोशल मीडिया के खजाने से निकाल के जहर निकाले। नहीं सर, प्लीज गंभीरता से समझिए, गंभीरता से समझिए। बच्चे भी देखते हैं टीवी, ऐसी कोई बात ना बोले जो किसी सरफिरे ने डाला हुआ है। गंभीर हूँ, आपने एक बात कही थी, क्या दोनों पक्ष से हो रहा है? डर लगता है हिंदुस्तान में। चैलेंज पूछी नहीं थी, मैंने कहा था कि दोनों पक्षों से हो रहा है, मैंने कहा था। मैं इसको तस्लीम करता हूं कि दोनों तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एक विस्फोटक खुलासा भी करता हूं कि इधर के लोग जो प्रोवोक कर रहे हैं और उधर के लोग, दोनों का साठ गांठ है इस देश की आम जनता को उलझाने में। बिल्कुल, ये मैं असल कहना चाह रहा हूं। बताइए ना, जितने नेताओं ने ये जो मौलाना नदीम सबको उकसा रहे थे, लाठी खाई क्या इन्होंने? गुलाम रसूल साहब, आप सेंसिबल बात करते हैं, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ गुलाम साहब। नफरत फैला देंगे। सुनिए, आराम से बात करिए। देखिए, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अंजना की इजाजत से। क्या आप इसमें यकीन रखते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, क्या ये इस्लामी है, क्या ये कानूनी है? क्या आप बतौर एक मुसलमान इसमें यकीन रखते हैं? इसका जवाब दीजिए। रशीदी साहब। मैं तो नहीं रखता। रशीदी साहब, सर तन से जुदा करना सिर्फ अल्लाह का हक है, इंसान का नहीं है। रशीदी साहब जवाब दे रहे हैं। सुनिए, देखिए होता क्या है, जब इस्लाम बदनाम हो रहा है चक्रों में, फिर मैं वही बात कहता हूं, जब किसी पर पड़ती है ना, जब किसी के दिल पर पड़ती है, तो वो क्या कहता है, कानून तो अपना काम करेगा। ये कहना कि फांसी दो, ये कोई ऐसा नहीं है कि भड़काने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए अब सरकार हमारे कहने से फांसी दे ही देगी। ये तो हजारों प्रदर्शनों में, हजारों जगहों पर, हजारों हादसों में ये कहा जाता है, अगर किसी का मर्डर भी हो जाता है तो कहते हैं उसको फांसी दो। नुपुर शर्मा के केस में वो तस्लीम रहमानी जिन्होंने पूरा एपिसोड क्रिएट किया, उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। नहीं, आप इतनी एकतरफा बात करते हैं कि मुसलमान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने पूरा फसाद क्रिएट किया, पूरे एपिसोड में उनका नाम कहीं नहीं है।
जुमे के अंदर एसडीपीआई से चुनाव लड़ चुके, जिस पीएफआई का नाम आ रहा है अंजना जी ना सुनिए, इस पूरे हथकंडे में मुझे 1 मिनट में मैं तो ले रही हूँ, आप हिम्मत है तो लेके दिखाइए। आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, अरे सुनिए भाई 1 मिनट सुन लीजिए यार। बैठते हैं उनके देखिए पास, जुमे के उनके अंदर पास बैठते हैं ना तख्तियां तो रोजाना लेकर नहीं आते ना जुमे पर, तख्तियां जो तख्तियां तो लेकर आए ना, सोशल वर्कर होते हैं, खुराफाती लोग होते हैं ना, कि नुपुर शर्मा को फांसी दो, खुराफाती आतंकी लोग होते हैं, हाशमी की तरह ये प्लान करते हैं पहले से और ये मस्जिदों में भेज देते हैं, बदनाम मस्जिदें होती हैं, जबकि मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है किसी तरह के पत्थरबाजी और आतंकवाद से। देखिए ऐसा है कि बुनियाद जो है बीमारी की जो है वो ये है कि ये लोग पाकिस्तान के वीडियो ज्यादा सुनते हैं, इंडिया कम सुनते हैं। कितना टाइम आप लोग लगाते हैं वीडियो सुनने में? कितने वीडियो देखते हैं रोजाना? ऐसे ढूंढते हैं क्या? क्योंकि ये जो वीडियो दिखा रहे हैं जहर वाले वीडियोस हैं, अभी इन्होंने पाकिस्तान का जो फॉरेन भी आया उसके वीडियो की जो है वकालत करी। और दूसरी बात क्या है, अरे मेरे पास बीजेपी दूसरी बात क्या है जो है ये जो नारा है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा शर्तन से जुदा, ये भी वहाँ के लश्कर तैयबा का नारा है। आपके बारे में मुस्लिम मोहल्लों में विख्यात है कि आप आरएसएस के एजेंट हैं। लश्कर तैयबा, अरे आप क्या है 4 बार मेरे पास आए बीजेपी आरएसएस के लिए। शुएब जामी 4 बार मेरे पास आए, मेरी सेटिंग करा दो। 4 बार मेरे पास आए हैं शुएब जामी, आपके बारे में मोहल्लों में है। क्या बात कर रहे हो? 4 बार मेरे पास आए, मेरी सेटिंग करा दो। ये शुएब जामी 4 बार मेरे पास आए, कहने लगे सेटिंग करा दो मेरी। कैसी बात कर रहे हो? बता रहे हो? एक मिनट सुनो, कौन सा ऐसा मौलवी है, कौन सा ऐसा मौलवी है, कौन सा ऐसा मौलवी है, एक मिनट रुको, कौन सा ऐसा मौलवी है, कौन सा तंजीम का रहनुमा है जो रात के अंधेरे में वहाँ नहीं जाता है सजदा करने के लिए? और रशीदी साहब कहाँ जा रहे हैं? आपको तो वीडियो दिखाना था। इससे पहले रशीदी साहब फेक न्यूज टीवी पर आप बोल रहे हैं, फेक न्यूज वाले रशीदी साहब कहाँ चले गए? भारत में आते नहीं हो, सुन लो उसके अलावा बात सुनिए, ये सब हम दिन के उजाले में बात करते हैं, हम दिन के उजाले में आप रात के अंधेरे में बात करते हैं, हम दिन के उजाले में बात करते हैं भाग को जोड़ने की। आप रात के अंधेरे के की बातें करते हो आप लोग, मुसलमानों को दिखाते हो आप क्या हो मुसलमानों के? आप क्या हो मुसलमानों के? आपने कैसे कहा मौलाना रात में मेरे यहाँ जाते हैं? कौन मौलाना जाता है? जाते हैं वीडियो है उनकी, मैं नाम नहीं लेना पूरी करने। ऐसा है, ये पिछले 8 सालों से देश को तोड़ने की डिबेट कर रहे हैं और देश का मुसलमान जो है ना वो इनको बिल्कुल लाइक नहीं करता है। हर मोहल्ले के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं देश के लोगों से टूटना। देश का मुसलमान चाहता है भारत के लोगों के साथ जुड़ के रहे हैं हम, और इन लोगों के खिलाफ बड़ी नफरत है। इसलिए देश के अंदर इनके खिलाफ मुकम्मल एक माहौल है। हम दिन के उजाले में बात करते हैं, संघ परिवार के साथ भी मिलते हैं, बीजेपी से मिलते हैं और सबको बैठ के मुझे एक सेकंड जमीयत उलमा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो, मशावरती काउंसिल हो, और जितने भी ये छोटे बड़े दल हैं, कांग्रेस की बी टीमें, ये सब रात के अंधेरे में आती हैं, जाती काम करा के ले जाती हैं। हाँ, आपकी बात हो गई। आप टिप्पणी करना चाहता हूँ। अंजना जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी एक कैपिंग है, उसकी कैपिंग होनी चाहिए और ये लकीर तय होना चाहिए। देखिए, मेरी तो आधिकारिक हैसियत, मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, पप्पू यादव जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, और मैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन का यहाँ से फाउंडर चेयरमैन हूं। तो 2 आधिकारिक हैसियत की बुनियाद पर मैं ये कहता हूं कि हमने शाहीन बाग आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को कलकत्ता में लेके प्रदर्शन कर दिया। बोल दीजिए ये कभी इस आंदोलन में ऐसे लोगों में जाए और इनकी पिटाई ना हो जाए। ऐसा मुद्दा नहीं है देश में आंदोलन करके दंगे भड़काना, देश के लोगों को परेशान करना, यही आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो देश में आंदोलन के नाम पे। अभी आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक कैंपेन होनी चाहिए, आपने बता दिया कि किस तरह से आप मोहल्लाबंदी करते हो। हमारी मैं जवाब दूंगा आपका। आप फिर गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे दलाल आप हैं, कैसी बात कर? दलाल आप हैं। एक तो आप शब्दों से बचे, एक तो आप शब्दों से बचे। किस तरह की
एक तो आप अब शब्दों से बचे, अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात शोएब जमई, आपने अभी कहा नहीं, आप सुनिए, आपने अभी कहा कि ये लोग अगर वहां पर जाएंगे शाहीन बाग में, एक सेकंड साहब प्लीज सुनिए, आपने कहा ये अगर शाहीन बाग जाएंगे तो वहां पर इनकी पिटाई हो जाएगी। ये कौन सा आंदोलन है जो लोगों को पीटता है? आपको गर्व होता है पिटाई करने में? सब जगह जाएंगे, बहुत खतरनाक है, कैसी बात है? हमने तो कलकत्ता के क्यों पीटेंगे? कौन से आंदोलनकारी है जो पीटते हैं दूसरों को? वहाँ पर रैलियां कैसी बात कर रहे हैं? देखिए बताइए, ये मुसलमानों के बीच में कोई ऐसा क्योंकि आप पर सीधा आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए। अब जवाब तो सुनिए। इतना प्रोटेस्ट किया, आप गए क्या? आप लोग कोई यहाँ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से या आरएसएस से कोई जाता है? शाहीन बाग आंदोलन, अरे शाहीन बाग का वही बता रहा हूँ। बाग में आपको यहाँ इनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। जवाब तो सुनिए सर, जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए जल्दी जल्दी। आपकी पोजीशन जो है हिंदुस्तान हम राष्ट्रवादी आंदोलन के लोग हैं, हम राष्ट्रवादी आंदोलन के लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए खड़े हैं, राष्ट्र के लिए हम राष्ट्रवादी आंदोलन के लोग हैं। जहाँ पे पीएम का हेडक्वार्टर है वहीं से सारी चीजें होती है। ये खुद बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या चीजें हैं, किस तरह का माहौल है। आप खुद बता रहे हैं कि आप किस तरह की गतिविधियां। सवाल है मेरा, हम खाली मुसलमान हम भारत की बात करते हैं, भारत विरोध की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हिंदुस्तान के आपने पिछले 8 साल में मुस्लिम मसाइल पर मुसलमानों के लिए आरएसएस के बैनर तले क्या काम किया है देश को बताओ। देखिए एक मैं बात बता, उसे छोड़िए, आपने आरएसएस पूरा हिंदुस्तान चला रही है। आप रोटी खा रहे हैं, आरएसएस पूरा हिंदुस्तान चला रही है। देखो देखिए, आप समझते हैं आरएसएस गलत है। आज के दौर में मेरी बात सुनिए, देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक मिनट, एक आप बोलिए, पॉलिटिक्स में अंजना, अरे बोलने दो यार, आपके काम की बात कह रहा हूँ। अरे हाजिर मुल्क आपके काम की बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुनो, देखिए सुनिए, देखिए एक मिनट। डेमोक्रेसी में अंजना, डेमोक्रेसी में कोई अछूत नहीं होता। आप लोग कहते हैं इलेक्शन हो, अरे उसको वोट दो जो भाजपा वाले कैंडिडेट को हरा दे। क्या टोन और टर्न हो रहा है? सब अच्छे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट हो, भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो। आप कसदन जाके हराओ, होता क्या, जीतता वही है और आप एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए आप एक्सपोज हो रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, सीए आंदोलन, सीए आंदोलन जो था, सीए आंदोलन में आपको अमित शाह जी कह रहे थे आप अनटचेबिलिटी में यकीन रखते हैं। देश में जो पार्टी आधिकारिक तौर पर गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी भी गुस्ताख नहीं है, पार्टी नहीं है उसके साथ, पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया है, कोई पार्टी ने स्टैंड ले लिया है अपना, कोई नहीं है। पार्टी ने स्टैंड ले लिया। अरे सुनो मेरी बात, नुपुर ने गलत किया, भुगत रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। FIR हो गई, आप क्यों ये बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं उसका नुपुर शर्मा को डिसमिस किया गया, शर्मा को निकाला गया और इस्लाम को डेंजर, इस्लाम डेंजर में है, मुसलमान यहाँ पे खतरे में है। इस बात को बोल के हिंदू मुस्लिम में दरार ला के 40 लोगों को एक स्टेप पीछे लेकिन एक क्यों बात डाल रहे जरूर हो? याद रखिएगा, यहाँ पर जो मौलाना साजिद है, रशीदी साहब सीधी थे, चीजें हैं ना, उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम होती की है। शुरुआत ही 2 फेक वीडियोस की जानकारी देकर की थी और मैंने उनसे कहा था कि शो के अंत तक वो दोनों कंटेंट मुझे दिखाए। वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, इसलिए आप बहुत सतर्क रहिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है। फेक न्यूज के जरिए जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे बचिए और अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि नफरत की खाई फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान ऐसे ही लोगों का होता है जो इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हैं और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ कहां है वो फेक न्यूज, तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसी के साथ बहस करते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर जो मौलाना साजिद रशीदी साहब थे, उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत ही 2 फेक वीडियोस की जानकारी देकर की थी और मैंने उनसे कहा था कि शो के अंत तक वो दोनों कंटेंट मुझे दिखाए। वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, इसलिए आप बहुत सतर्क रहिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है। फेक न्यूज के जरिए जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे बचिए और अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि नफरत की खाई फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान ऐसे ही लोगों का होता है जो इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हैं और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ कहां है वो फेक न्यूज,
तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है, सारे देश दुनिया में बात होती है। आप देखते रहिए आज तक।